नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा देश ये कैसे तय करता है कि कौन इसका नागरिक है और कौन नहीं? आज हम ठीक इसी कहानी की पड़ते खोलने जा रहे हैं। ये वो कहानी है कि कैसे बंटवारे की उथल-पुथल के बीच हमारे देश के निर्माताओं ने भारतीय होने का मतलब तय किया। जरा 1947 की तस्वीर सोचिए। एक नए देश का जन्म हो रहा है, लेकिन साथ ही बंटवारे की एक भयानक आग भी लगी हुई है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, अपनी जान बचाने के लिए नई नई बनी सरहदों के पार जा रहे हैं। इस पूरे केओस के बीच एक सवाल सबसे ऊपर था। हाँ, ठीक यही। कौन है भारतीय? पहचान का ये इतना बुनियादी सवाल हमारे संविधान बनाने वालों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। हम जानेंगे कि नागरिकता की नींव कैसे रखी गई, बंटवारे की मुश्किल को कैसे सुलझाया गया और आने वाले कल के लिए क्या इंतजाम किए गए। तो ठीक है, सबसे पहला काम एक लाइन खींचनी थी। संविधान निर्माताओं को यह बताना था कि 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन भारत गणतंत्र बना, उस एक पल में देश का नागरिक कौन था। और इसका जवाब था अनुच्छेद 5। अब देखिए, अनुच्छेद 5 का जो दिल है ना, वो एक शब्द पर टिका है, अधिवास, यानी डोमिसाइल। इसे सिर्फ एक पता मत समझिए, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक इरादा है कि भारत ही आपका स्थायी घर है, वो जगह जहां आपकी जड़ें हैं। तो अगर किसी का डोमिसाइल भारत में था, तो उसे इन 3 में से सिर्फ एक शर्त पूरी करनी थी। या तो वो भारत में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से यहीं रह रहा हो। काफी सीधा साधा है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। बंटवारा, लाखों लोग इधर से उधर हो गए थे। अनुच्छेद 5 का ये साफ सुथरा नियम इस बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी को नहीं संभाल सकता था। इसीलिए कुछ नए नियमों की जरूरत पड़ी। यहां पे 3 तारीखें बहुत जरूरी हो जाती हैं। 1947 में हुआ बंटवारा, फिर आई 19 जुलाई 1948, जब इस अफरा तफरी को संभालने के लिए एक परमिट सिस्टम लाया गया, ताकि सरहद के आर पार की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। और ये तारीख एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। तो उन लाखों लोगों का क्या हुआ जो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए थे? उनके लिए था अनुच्छेद 6, जो उन्हें नागरिकता हासिल करने का एक साफ रास्ता देता था। वो 19 जुलाई 1948 की तारीख यहां पर सबसे अहम थी। जो लोग इस तारीख से पहले भारत पहुंच गए, उन्हें अपने आप नागरिक मान लिया गया। लेकिन जो इसके बाद आए, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। पर यहां एक और उलझन थी। उन लोगों का क्या जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर वापस भारत आना चाहते थे? अनुच्छेद 7 ने इस बेहद मुश्किल सवाल का जवाब दिया। नियम एकदम साफ था। अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, तो इसका मतलब था कि उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई। इसे वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक ऑफिशियल रीसेटलमेंट परमिट के साथ वापस आना और फिर रजिस्ट्रेशन करवाना। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ उसकी सरहदों के अंदर ही तो नहीं थी। दुनिया भर में बसे उन लाखों लोगों का क्या जिनकी जड़ें भारत में थीं? संविधान ने उन्हें भी अपनाया। अनुच्छेद 8 ने दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों के लिए एक पुल बनाया। मतलब अगर किसी की जड़ें अविभाजित भारत में थीं, तो वो जिस भी देश में है, वहां के भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी विरासत पर हक जता सकता था। ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाता है। क्या एक इंसान एक ही वक्त में 2 देशों के प्रति वफादार हो सकता है? हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बारे में क्या सोचा? जवाब बिल्कुल दो टूक था। अनुच्छेद 9 ने यह साफ कर दिया कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी और देश का नागरिक बनता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। उनका मानना था कि एक नए राष्ट्र के लिए बंटी हुई वफादारी ठीक नहीं है। हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि दुनिया बदलेगी और नागरिकता को लेकर नए नए सवाल भी उठेंगे। इसलिए उन्होंने भविष्य के लिए गुंजाइश रखी और इसकी चाबी संसद को सौंप दी। अनुच्छेद 10 एक तरह से एक सुरक्षा कवच है। ये गारंटी देता है कि किसी की नागरिकता सुरक्षित है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि ये संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होगी। मतलब भविष्य में संसद जरूरत के हिसाब से नियम बदल सकती है। और फिर आता है अनुच्छेद 11, जो कि एक मास्टर की है।
ये संसद को नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने, उसे बदलने या रद्द करने का पूरा अधिकार देता है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 का नागरिकता अधिनियम बना, जो आज भी इस पूरे मामले को देखता है। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? इन शुरुआती अनुच्छेदों की हमारे लिए आज क्या अहमियत है? आइए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। अनुच्छेद 5 ने बेसलाइन तय की, 6 और 7 ने बंटवारे की उलझनों को सुलझाया, 8 ने दुनिया भर में बसे भारतीयों को जोड़ा, 9 ने सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत को मजबूत किया और 10 और 11 ने भविष्य का रास्ता तय किया। ये सब मिलकर एक बहुत ही मुश्किल समय में बनाया गया एक बहुत ही सोचा समझा ढांचा दिखाते हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि संविधान का ये दूसरा भाग कोई अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी। ये उस वक्त के संकट का एक जरूरी समाधान था और एक ऐसी मजबूत नींव थी जिस पर भारत के नागरिकता कानून आगे भी बनते और बदलते रहेंगे। संविधान ने तो नींव रख दी, पर 70 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद इस तेजी से बदलती दुनिया में वो नींव आज कितनी मजबूत है और आज हम सबके लिए इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।